मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत हम आज एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, जिसे हम उग्रवादी राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूर्व के वीडियोस में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के कॉजेस के बारे में पढ़ा और उसी के अंतर्गत हमने दो दलों की बात की थी, उदारवादी राष्ट्रवाद और उग्रवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद के कॉजेस के बाद हम उग्रवादी राष्ट्रवाद को अगर हम समझते हैं कि इस आंदोलन का विकास किस तरह से हुआ, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जिन उदार राष्ट्रवादियों के प्रभाव में थी, उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा में या प्रशासनिक व्यवस्था में कहना चाहिए क्रमिक सुधार करना था और वे इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों के प्रयोग में विश्वास रखते थे। लेकिन 1885 से 1905 में के बीच के काल में भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील हुई जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के अपेक्षाकृत युवा वर्ग की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए उनको प्रेरित किया और संवैधानिक साधनों, विशेषतः नरम संवैधानिक साधनों के प्रति अविश्वास की भावना को जन्म दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास का जो बैकग्राउंड है वो इस आधार पर रहा। तत्पश्चात हम देखेंगे कि ये जो उग्र राष्ट्रीयता है या जिसे हम उग्रवादी राष्ट्रवाद कहते हैं, इसके उदय के कारणों में हमने कई बातें देखी। जैसे फर्स्टली हम बात करें 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। इसके अंतर्गत हमने देखा कि संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 60 वर्षों के प्रयत्नों के परिणाम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, लेकिन यह अधिनियम स्वयं में निहित कमियों और त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस या सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका, क्योंकि इस अधिनियम में जो कमियां देखने को मिली वो थी कि निर्वाचन की व्यवस्था को बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इसमें कम थी और परिषदों के कार्य तथा अधिकार भी इसके अंतर्गत बहुत सीमित थे। इस कारण से ये उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारणों का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सेकेंडली हम बात करेंगे धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। इसके अंतर्गत हमने देखा कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेता पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। लेकिन धीरे धीरे धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव से परिचित थे और जिनका विश्वास विदेशी शासन की समाप्ति में था। इसके अंतर्गत हम स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे, जिन्होंने 1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की विजय के बारे में बताया और इसी के अंतर्गत अरविंद घोष ने कहा था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी ये आकांक्षा पूरी कर सकता है। इस तरह से हमने देखा कि धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण भी इसका एक कारण बना। थर्डली हम बात करते हैं आर्थिक असंतोष। इस संबंध में देखेंगे कि जो लॉर्ड बेकन का एक कथन था कि भारत के उग्र राष्ट्र को पूरे तौर से लागू होता है, कि उनका ये मानना था कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं और सरकार द्वारा निरंतर भारत विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। शासन के द्वारा 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया और उसमें देशी सामान और अधिक महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगा। इससे सरकार की इस नीति के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चला। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक असंतोष भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बना। फोर्थली हम बात करते हैं विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। इसके अंतर्गत हमने देखा
कि ब्रिटिश उपनिवेशों विशेषकर नेपाल और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण है, और इस दुर्व्यवहार के कारण ही भारतीयों के द्वारा यह अनुभव किया गया कि उन भारतीयों के साथ भारत राष्ट्र की पराधीनता के कारण ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और इसकी समाप्ति का एकमात्र उपाय भारत के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति है। फिफ्थ प्लेस के कॉजेज में अगर हम देखते हैं तो बाल, लाल और पाल के नेतृत्व की बात इसके अंतर्गत की जाती है। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। ये नेता अटूट देशभक्त और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। इस संबंध में तिलक ने जैसा कि कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। इसी तरह लाला लाजपत राय ने भी अपनी सशक्त वाणी में कहा था कि अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र भी है, और हमारा एक कर्तव्य कि हमें सिद्ध कर दे कि हम भिखारी नहीं हैं। तो इस तरह से बाल, लाल और पाल का जो नेतृत्व है वो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा। तत्पश्चात हम देखेंगे कि भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन, इसके अंतर्गत हमने देखा कि 19वीं सदी तक पूर्व में यह धारणा प्रचलित थी कि पश्चिम के किसी संघर्ष में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन 1896 में अफ्रीका के एक छोटे से देश एबिसिनिया द्वारा यूरोप के विशाल देश इटली और 1904 से 5 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया था। ये असंभव समझी जाने वाली घटनाएं थी, और उन्होंने भारतीयों में ये विचार उत्पन्न किया कि ब्रिटेन के विरुद्ध स्वाधीनता के संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि पश्चिम में क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव हुआ, और इस प्रभाव के अंतर्गत जब भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से मैजिनी, वॉक, गैरिबल्डी और वाशिंगटन के स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले भाषण पढ़े, तो अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध, आयरलैंड का संघर्ष और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ा, तो वे स्वतंत्रता की ओर बढ़े और उनके द्वारा उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपनाया। इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में किन किन लोगों की भूमिका रही। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा रोल लॉर्ड कर्जन का रहा है। लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि उनका जो शासन था जिसके अंतर्गत 1891 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पास कर कॉरपोरेशन में भारतीयों की संख्या उन्होंने घटाकर आधी कर दी थी। इसी प्रकार 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने कम कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा इसका कारण था। इसी के साथ लॉर्ड कर्जन का जो सबसे बड़ा एक जो कार्य उन्होंने किया वो था कि 16 अक्टूबर 1905 को किया गया बंगाल का विभाजन था। यद्यपि इस विभाजन के पक्ष में सरकार का तर्क था कि बंगाल जैसे बड़े प्रांत पर एक ही केंद्र से शासन नहीं किया जा सकता, सुशासन के इनमें उनका विभाजन आवश्यक है। लेकिन वास्तव में जैसा कि जाकरिया ने भी बताया था कि उद्देश्य और प्रभाव की दृष्टि से बंगाल के विभाजन का कार्य नितांत धूर्ततापूर्ण था, इससे इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ वो भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उद्देश्य से कांग्रेस संगठन को प्रभावित होना उसका स्वाभाविक था। और 1905 के बनारस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व उग्र राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने उदारवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति की तीव्र निंदा की और इस बात का प्रतिपादन किया कि संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध के मार्ग को अपनाकर ही भारत के राष्ट्रीय जीवन पर विदेशी नौकरशाही के प्रभुत्व का अंत किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उग्रवादी राष्ट्र के उदय के कारणों में ये सब महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा जो साधन अपनाए गए थे उसके अंदर उनका मेन मोटो था बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा।
जिस प्रकार उग्रवादियों ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन प्रार्थनाएं, स्मृति पत्र आदि थे, उसी प्रकार उग्र राष्ट्रवादियों के साधन बहिष्कार, स्वदेशी और शिक्षा थे। तो इस तरह से हमने देखा कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को इसके अंतर्गत अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उग्रवाद के जन्म और विकास ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत स्वस्थ प्रभाव डाला और उदारवादी यद्यपि अपने देश के प्रति प्रेम करते थे लेकिन उनके साधन प्रभावदायी नहीं थे। अतः उग्रवादियों ने इस सत्य को समझा कि केवल प्रार्थनाओं से स्वतंत्रता तो दूर रही, अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली और रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया जाए। इस तरह से हमने देखा कि उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के अंदर ये महत्वपूर्ण बातें रही। तत्पश्चात हम देखेंगे कि ये जो दो दल है, उदारवाद और उग्रवाद, इन दोनों के अंतर्गत अगर हम इन दो धाराओं की बात करें तो इन दो धाराओं का मूल उद्देश्य भारतीय जनता का हित साधन था। लेकिन ये हित साधन किस रूप में किया जा सकता है, इस हेतु किन साधनों को अपनाया जाना चाहिए, इस संबंध में इन दोनों विचारधाराओं में अंतर रहा है। फर्स्टली अगर हम इनके अंतरों की बात करें तो पहला अंतर है कि राष्ट्रवाद की इन दोनों धाराओं का उद्देश्य एक ही था, सेल्फ गवर्नमेंट की प्राप्ति अर्थात स्वशासन की प्राप्ति। लेकिन इस स्वशासन में इन दोनों के द्वारा अलग अलग आशय लिया गया। स्वशासन से उदारवादियों का तात्पर्य था कि क्रमिक राजनीतिक सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में प्रतिनिधात्मक संसदीय संस्थाओं की स्थापना की जाए, जबकि इसके विपरीत उग्रवादी किसी भी रूप से ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के विरुद्ध थे और उनका मानना था कि उनके स्वराज्य की धारणा में ब्रिटिश सम्राट के प्रति भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भारतीयों पर आधारित स्वराज्य तथा ब्रिटेन के शीघ्र अतिशीघ्र संबंध विच्छेद के पक्ष में थे। सेकेंडली अगर हम बात करें तो उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था और वे ऐसा सोचते थे कि यदि अंग्रेजों को भारतीय दृष्टिकोण समझा दिया जाए तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उग्रवादियों को अंग्रेजों की उसके अंतर्गत विश्वास नहीं था। थर्डली हम इनके अंतर की बात करें तो उदारवादी पश्चिम सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति और उसके आधार पर विकसित हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। फोर्थली इनके अंतर की विचारधाराओं की बात करें तो उदारवादियों के विचार में ब्रिटेन तथा भारत के हित में मूलभूत विरोध नहीं था। वे ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का हित साधन संभव है। इसके नितांत विपरीत उग्रवादियों की धारणा यह थी कि ब्रिटेन तथा भारत के हित एक दूसरे के नितांत विपरीत है, अतः ब्रिटिश शासन भारत के विकास में कभी भी सहायक नहीं हो सकता। इस तरह से हमने देखा कि उदारवादियों तथा उग्रवादियों में उपयुक्त अंतर होते हुए भी दोनों सच्चे देशभक्त थे और इस दृष्टि से वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में एक दूसरे के पूरक थे। और अगर हम उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की बात करें तो इसमें प्रमुख प्रणेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इस तरह से हमने देखा और इसके अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि थे, उसी प्रकार तिलक उग्र राष्ट्रवाद के। इस तरह से हमने देखा कि उग्रवादी राष्ट्रवाद किस तरह से उसका उदय हुआ, क्या क्या इसके कॉजेस थे और उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट खोलेंगे। धन्यवाद।